Mr. P.S. Rana, the chairman of CIDC, Dr. P.R. Swaroop, the director general of CIDC, and all the participants, distinguished participants in this digital dialogue on charting the way forward for construction sector in post-COVID world. A very good morning to all of you. अगर कोई इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट नहीं है तो स्वरूप साहब, मैं हिंदी में बोलना, मैं अपनी मातृभाषा में बोलना ज्यादा पसंद करता हूं। तो अगर इंटरनेशनल यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, मे बी आई विल स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन अगर हमारे देश के ही लोग हैं तो then मैं हिंदी में बात करना चाहूंगा। कैन यू कंफर्म इट? मिश्रा जी, आप दिल से बात करते हैं और दिल की भाषा जो होती है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, तो आप हिंदी में बोलें चाहे अंग्रेजी में, सब लोग समझेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल नहीं, जहाँ पे अगर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट होते हैं तो मेरी मजबूरी अंग्रेजी में बोलना पड़ता है। एक आध हमारे बाहर सबसे एक आध मित्र हैं, लेकिन बट दे आर फुल्ली फेमिलियर विद द लैंग्वेज, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज इस पेंडेमिक के दौरान डिजिटल मोड में इतने महत्वपूर्ण विषय पे कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन सेक्टर आगे बढ़ेगा, इसके बारे में वे फॉरवर्ड ढूंढने के लिए आप बैठे हैं। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जितने सारे एक्सपर्ट है, अब डॉक्टर राणा यहाँ पे पुराने हटको का एक्सपीरियंस और तमाम सारा IIT वगैरह का एक्सपीरियंस, डॉक्टर स्वरूप को मैं जानता हूँ विद lot of experience in the civil engineering, lot of experience in the construction sector. I know Mr. Bhardwaj and many others. Some people, अब मैं देखता हूँ कि इसमें हमारे CPWD के जो DG साहब से लेकर तमाम सारे लोग जुड़े हैं, स्टेट PWD से लोग जुड़े हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, हाउसिंग इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, इसमें एकेडमिशियंस भी हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, डेवलपर्स भी हैं, बिल्डर्स भी हैं, इतने सारे लोग, कंसल्टेंट भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, इतने सारे लोग जुड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि आज दिन भर के मंथन से कुछ एक नई बात निकलेगी और मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर स्वरूप से कि इसमें अगर कुछ ऐसी नई बातें आती हैं तो उन्हें जरूर आप मंत्रालय के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमारे लिए वो पॉलिसी गाइडलाइंस के तौर पे उस पर हम फर्दर विचार करके सोच सकते हैं कि उस पर हम क्या एक्शन ले सकते हैं। मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। इस समय जो 2-3 बातें हैं महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो बात है पोस्ट कोविड वर्ल्ड की बात आप कर रहे हैं, यानी आज ये जो कोविड की महामारी है ये हमारे देश की नहीं, ये पूरी दुनिया की वैश्विक महामारी है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं बचा है, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश ऐसे नहीं बचे जो कि इस महामारी से अछूते हैं। लेकिन जो इसका पहला वेव आया था, पहले वेव को हमारे देश ने जिस प्रकार से इसको एड्रेस किया था, पूरी दुनिया में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी कि हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से हैंडल किया। इसके बावजूद कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए, जो हमारे सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट नहीं था, उस लेवल का नहीं था जैसा कि डेवलप वर्ल्ड में था। लेकिन इसके बावजूद भी हमने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया और पूरे दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर दैट कंट्री। अभी जो दूसरा एक वेव आया है, दूसरा बिल्कुल सरप्राइज के तौर पे मैं समझता हूं कि अप्रैल के बिगिनिंग में शुरुआत और 1 महीने की पूरे देश में ऑक्सीजन की ऐसी किल्लत पूरे हिंदुस्तान में दिखने लगी। लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक ऑक्सीजन की पूरा करने का एक मुहिम छिड़ा हुआ है। जिस प्रकार से पिछले बार चाहे वो हमें वेंटिलेटर बेड की हो, चाहे मास्क की हो, चाहे सैनिटाइजर की चढ़ी थी, इसी प्रकार से इस प्रकार ऑक्सीजन का मैं खुद PSA प्लांट जो पूरे हिंदुस्तान भर में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री PM केयर फंड से, उसको मैं मॉनिटर करता हूं, उसको मैं सुपरवाइज करता हूं और मैं पूरा विश्वास देता हूं कि बहुत जल्दी पूरे देश में ऑलरेडी सिचुएशन बहुत इंप्रूव कर गई है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर के जो हमारी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तौर पे हमारी ट्रेन के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से हमारे जो कंटेनर्स आए गए, तमाम सारी इतनी सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये पूरी व्यवस्था में सुधार होगा। और सबसे खुशी की बात यह कि हम लोग जब दुनिया में कहीं नहीं था, हम लोग उनके पहले, आप पीछे का अगर इतिहास देखें कि हमारी वैक्सीन कब बने, इस बार हमारे पास
दुनिया की वैक्सीन दिसंबर के एंड में अगर आती है तो जनवरी में हिंदुस्तान की वैक्सीन सामने आ जाती है। और आज हिंदुस्तान की वैक्सीन, हिंदुस्तान की दवाएं दुनिया भर में जाती है। तो हमें उसमें क्षमता की कमी नहीं है हमारे देश में, केवल क्षमता के साथ नेतृत्व चाहिए था। वो नेतृत्व है जिसकी वजह से आज हम लगभग 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। और जो एक संकल्प है इसके मुताबिक सारे देश को अगले 3-4 महीने के भीतर पूरे देश को वैक्सीनेट करने के लिए पूरी तैयारी है। तो मैं समझता हूं कि इसमें डरने की बात नहीं। यस, एक ऐसी महामारी है और कुछ इतनी तेजी से इस भयानक आंधी के साथ तूफान के जैसे इस बार का जो कोविड का जो दूसरा झोंका आया है, वो झोंका मैं समझता हूं जिस तेजी से झोंका आया उसी तेजी से निकल जाएगा। लेकिन हमारी जिंदगी चलती रहेगी, हमारी अर्थव्यवस्था चलती रहेगी, हम सबको आगे बढ़ना है। इस देश को जो एक नया राह जो पिछले 5-6-7 सालों में आपने देखा कि जो परिवर्तन की एक लहर आपने देखी है, उस परिवर्तन के लहर को आगे बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना एक नए भारत का सपना है। 2022 जब देश का 75वीं जयंती मनाएंगे हम देश की आजादी की, तो एक नए भारत की तरफ बढ़ने का जिसकी शुरुआत की जा चुकी है, उसके तरफ बढ़ने का हमारा जो है एक संकल्प है, उसको बढ़े ताकि हम जब 2047 में देश की 100वीं जयंती मनाए तो इस देश को एक न केवल समृद्ध देश, संपन्न देश, बल्कि एक पूरी तरह से विकसित देश, डेवलप्ड देश, जो हम लोग नाम लेते हैं कुछ एक देशों का, उन देशों के बीच में हमारे देश का भी नाम हो। तो ये करने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नेतृत्व दिया, एक संकल्प दिया, एक राह दिया। ये जिम्मेदारी हम सबकी, चाहे राज्य हो, चाहे हमारे नगर हो, चाहे हमारे गांव हो, चाहे हमारे आपके जैसे तमाम सारी संस्थाएं हैं, हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस देश को लेकर के आगे बढ़े। इस जिम्मेदारी में मैं समझता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को पकड़ा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, जिसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप नुमाइंदगी करते हैं। आप हमारी जो तमाम सारी ट्रेनिंग को नीति आयोग के माध्यम से तमाम सारी ट्रेनिंग को करते हैं। आपने इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पकड़ा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर इतना महत्वपूर्ण सेक्टर है पूरी हमारी अर्थव्यवस्था का कि मैं बता दूं कि लगभग $200 बिलियन हमारी इकोनॉमी में, जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन होता है, जो लगभग 7%, 2019-20 में लगभग 7% का कंट्रीब्यूशन था। और इसके जो प्रोजेक्शंस हैं, और बड़े सही प्रोजेक्शंस हैं, बड़े रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस हैं कि ये हमारा 2030 में जब देश की व्यवस्था हमारी जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की होगी, तो हम लगभग $1 ट्रिलियन हमारा केवल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होगा। ये बड़ा मेजर, लगभग 13% से 12 से 13% देश की अर्थव्यवस्था का अंग जो है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर होगा। ऐसा क्यों हम सोचते हैं? इसलिए सोचते हैं कि आज जो हमारे देश की जो 2011 की जनसंख्या लेते हैं अगर अर्बन की, तो वो लगभग 37-38 करोड़ की जनसंख्या थी। ये जनसंख्या हमारे तमाम सारे प्रोजेक्शंस, तमाम सारे ग्रुप्स ने इसको प्रोजेक्ट किया है कि हमारी जनसंख्या बढ़ करके 60 करोड़ हो जाएगी 2030 में। और 2051 का जो हमारा सेंसस होगा तो हमारी आबादी, अभी हाल में थोड़े दिन पहले ये इसका जो आकलन आया था, ये 87 से 88 करोड़, हम लोग 50% से ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे अर्बन पॉपुलेशन। यानी आज हमारी आबादी है जो लगभग अनुमानित 40 करोड़ के आसपास है, इसके कहीं आबादी जो है 2051, अगला 3 दशक भारत का दशक है। 3 दशक में भारत में जिस प्रकार से हमारी शहरीकरण होगा, और शहरीकरण का क्या मतलब है कि तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जब शहर बनते हैं तो शहरों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा मेजर फोकस होता है, चाहे वो रोड के सेक्टर में हो, चाहे वो रेल के सेक्टर में हो, चाहे एयरवेज के सेक्टर में हो, चाहे पोर्ट सेक्टर में हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, इंटरटेन सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में देखें तो हर एक सेक्टर में कंस्ट्रक्शन एक मेजर रोल अदा करता है। एक मैकेंजी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में एक साल में हम एक नया शिकागो बनाते हैं। इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हमारे देश में जिस लेवल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और आने वाले समय में ये कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से होगा। इसमें कोई भी दो किस्म की सोच तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये तमाम सारे एक्सपर्ट्स के अनुमान है, और उस अनुमान को हिसाब से अगर हमें लेके चलना, इस चैलेंज को हमें पूरा करना, और इस चैलेंज को हमें पूरा करना ये सोचते हुए कि कोविड आए, कोविड खत्म हो, उसका दूसरे के बाद तीसरा झोंका है, चौथा झोंका है, लेकिन तो हम उसको कुंद करेंगे, उसको उसके हम फोकस, उसके हम प्रेशर को कम करेंगे, और साथ ही साथ हम इस देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे लेके चलेंगे, और उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ऐसे लेके चलेंगे कि जिससे हमारे देश की आबादी को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ईज ऑफ लिविंग, जो आदमी शहर में आता है, शहर में आके उसको ईज ऑफ लिविंग हो, उस ईज ऑफ लिविंग के लिए उसकी जो आवश्यकता है, उन सारी आवश्यकताओं को हम पूर्ति कर सके। वो तभी कर पाएंगे जब हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में एक नई सोच लाएंगे, और वो सोच लाने के आज आप लोग बैठे हुए, मैं आपको इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप इसके बारे में सोचिए। मैं आपको सोचने के लिए कुछ एक बिंदु देता हूं
इसके पहले ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में आबादी एक बहुत बड़ा चुनौती और बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। क्या आपको जानकारी है कि इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगभग 5.5 करोड़ वर्कर्स काम करते हैं, जो कि जो हमारे सारे वर्कर्स है उसका 11% है। अगर ये सारे जो कि हमारे अनरिकॉर्डेड भी उनको सबको ले लिया जाए तो और बढ़ सकता है नंबर ये। क्या हम इन सारे लोगों का ऐसा स्किल नहीं कर सकते हैं कि आज जो दुनिया में भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो तो हम अपने वर्कर्स को भेज सकते हैं? जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है उसके माध्यम से लोगों को ऐसी स्किलिंग कर दें कि हम पूरे दुनिया को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट को हम दे सकते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कि इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो हमारे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब इसको हमें करने के लिए क्या करना चाहिए? अब मैं इस प्रश्न को पूछने की कोशिश करता हूं कि हमारी लर्निंग क्या हुई। ये जो हमारा कोविड के दौरान जो हमने पहला झोंका दिया वो तो लंबा चला था, दूसरा झोंका आया मैं समझता हूं शॉर्ट लिव्ड होगा। ऑलरेडी उसके जो है आप अपने देख लीजिए, नंबर्स को देख लीजिए, सारे के सारे नंबर्स आज की डेट में कम होते नजर आ रहे हैं। आज इसकी जो पॉजिटिविटी रेट है कम होती नजर आ रही है। दुनिया में जो मोर्टेलिटी हो रही है, लेकिन मोर्टेलिटी के हिसाब से दुनिया में वन ऑफ द लिस्ट अब मोर्टेलिटी के हिसाब से होंगे। वी आर स्टिल एड्रेसिंग इट। और जिस प्रकार से आज बहुत तेजी आई है इसके बारे में, आज राज्य भी और सारे शहर सबको मिलकर के एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि इसमें क्या हमारी लर्निंग हुई ये सोचना चाहिए। तो हमारी सबसे बड़ी लर्निंग हुई, देखिए कि जैसे कि डिजिटल मोड है, आज हम आप बैठ करके आज हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम सारे जो है अलग अलग वर्गों के लोग अपने घर में, कोई आईपैड पे बैठा है, कोई लैपटॉप पे बैठा है, कोई मोबाइल फोन के ऊपर बैठा हुआ है। हम तमाम सारे लोग बैठ करके ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी कॉन्फ्रेंस रूम में, हम किसी होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में या किसी विज्ञान भवन के बड़े से हॉल जो हमारा जनरल हॉल है वहां पे बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप इसको समझे तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है पिछले 6 सालों का। इतना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा का बना है जिसके माध्यम से आज हम इतने सारे लोग एक साथ करके बात कर रहे हैं। अगर आप इसको सोचिए, क्या 6-7 साल पहले संभव था? ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है और इस डेवलपमेंट को हमें इसका फायदा लेना है। क्या हम इसको डिजिटल जो हमारा जो हुआ है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, मशीन लर्निंग हो, क्या हम इन चीजों का फायदा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ले सकते हैं? आज 3D टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और बात नहीं हो रही है। आज IIT चेन्नई ने, IIT मद्रास में 3D टेक्नोलॉजी, मैं खुद जाकर के देख चुका हूं, 2 बार जाकर देख चुका। 3D के माध्यम से उन्होंने पूरा का पूरा घर बना के रखा, सारी मशीन के हिसाब से उन्होंने घर बना के रखा। तो क्या हम IT को हम एक मेजर तौर पे इसको अपना सकते हैं पूरे सेक्टर में? क्या हमने जो इनको जो बात की, हमारा जो नरेटको और क्रेडाई जो 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पूरे डेवलपर्स और बिल्डर्स के, उनको मैंने कहा कि क्या हमें पहले घर लेने के लिए, घर खरीदने के लिए हमें किसी का कांटेक्ट ढूंढना पड़ता था। मैं यहाँ पे दिल्ली रहता हूँ, रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ। अगर मुझे लखनऊ में मकान चाहिए तो मुझे किसी से करना पड़ेगा, भाई देखो कौन कौन से वहां पे कहाँ पे मकान हमको मिल सकता है, कौन ज्यादा रिलायबल आदमी है वहां पे हमको मकान दे सकता है। क्या हम जाके उसे देखेंगे? 4 बार 6 बार जाए, कितनी बार जाएंगे? हमें मकान की जरूरत है, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन हमें मकान नहीं मिलता। क्या इस काम को हम विद क्लिक ऑफ माउस नहीं कर सकते? हम क्लिक ऑफ माउस इसको नरेटको और क्रेडाई ने दोनों ने इस सिस्टम को डेवलप किया है। आज अमेजन के आधार पर आज ई-कॉमर्स इतना तेजी से बढ़ा है, आज डिजिटल पेमेंट का माध्यम इतना तेजी से बढ़ा है। क्या हम इस पूरी चीज को कंप्लीटली डिजिटाइज नहीं कर सकते कि हम अपने घर में बैठे हुए 24/7, अगर मुझे लखनऊ में मकान खरीदना है तो लखनऊ में कहाँ उपलब्ध है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या सुविधाएं चाहता हूँ, किस प्रकार का मकान मैं चाहता हूँ, सारा यहाँ बैठे बैठे मैं चुन लूँ और वो 2-3 जगह से वहां से मैं उनका अपॉइंटमेंट में भी फिक्स कर लूँ। मैं एक बार जाऊं, जाके देखूं और डिजिटली पे करके काम खत्म हो जाए। हमें 12 बार जाने की जरूरत नहीं है। हमें जो हमारा डिमांड है, जो हम इसके लिए कस्टमर है, एक कस्टमर इसने इतना डिसवेट न हो जाए कि वो छोड़ दे कि ठीक है मैं नहीं खरीदना है। हम इसको मार्केट को बढ़ा सकते हैं और इसका नतीजा निकला। क्रेडाई और नरेटको ने इस प्रकार का सिस्टम बिल्ड किया, उनको और इंप्रूव करना, सिस्टम को इंप्रूव करना। क्या हम डिजिटल मोड के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं? इसी प्रकार से जो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो झोंका आया है, इस झोंके में जो हमारी लर्निंग हुई है, क्या हम उसको अर्बन प्लानिंग के अंदर डाल सकते हैं?
जो अर्बन हमारा डिजाइन है, चाहे वो बिल्डिंग की डिजाइन हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन की डिजाइन हो, पार्क की डिजाइन हो, अलग अलग किस्म की जो हमारी डिजाइन है, क्या हम इन एक्सपीरियंस को उसमें डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से अगर आता भी है तो क्या हम अगर किसी को आइसोलेट करना चाहते हैं, हम अगर किसी को ऐसे घर को ही एक हॉस्पिटल के तौर पे लेकर के, आज देखिए घर घर में आइसोलेशन की बात हो रही है, घर घर में ऑफिस चल रहा है, घर में बैठे, मैं अभी घर में बैठे हुए आपको एड्रेस कर रहा हूं, मुझे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, ये घर घर से ऑफिस चल रहा है, घर घर में आइसोलेशन हो रहा है। क्या हम इस प्रकार की थिंकिंग हमारे आर्किटेक्ट या प्लानर से ऐसे हम कर सकते हैं? इसको करने के लिए जो हमारे लिए पूरा वाईफाई का जो सिस्टम है, वाईफाई सिस्टम ऐसा ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि घर में किसी भी कमरे में हो, आपको वायर घुमाने की जरूरत नहीं है, आपका सिस्टम इस प्रकार से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपका डिजाइन इस प्रकार से हो कि ताकि पूरे घर में वाईफाई सही तरीके से काम कर सके, ऐसा सेंट्रल प्लेस हो। ये हमारी जरूरत एक बार जब हमने सोच ली तो मैं समझता हूं कि आविष्कार जो है आवश्यकता की इसकी जननी होती है, जो हमारी जरूरत जब पड़ेगी हम जरूर उसको नया उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्या हमारे आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स को सोच सकते हैं? हमें जो है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने की जरूरत है। आपको जानकारी है कि एक हमने प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ऐसी बड़ी योजना थी जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, आज तक दुनिया में इतना बड़ा हाउसिंग का प्रोग्राम पूरे दुनिया में कहीं नहीं चला। हमारे देश में भी जेएनयू में कुछ 10 सालों में 12 लाख मकान सैंक्शन किए गए थे, जिसमें केवल 8 लाख बन पाए थे, बाकी 4 लाख जो है उसके बाद बनाए गए। 8 लाख बने थे पूरे 10 साल में। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम इसको हर लोग को मकान देंगे और एक अनुमान लगाया कि कितना अनुमान हमारा कितने मकान की जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत लगी लगभग 1 करोड़ और बाद में ये बढ़कर के जरूरत हो गई 1 करोड़ 12 लाख। मुझे खुशी आपको बताते कि 1 करोड़ 12 लाख से कहीं ज्यादा मकान हम सैंक्शन कर चुके हैं पूरे देश में। मुझे इस बात की खुशी हुई आपसे बताते हुए कि लगभग 81 लाख मकान हम लोग ग्राउंड कर चुके हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और 48 लाख से ज्यादा मकान, ऐसे मकान जो कि वहां के महिलाओं के नाम से, उसका जो मालिकाना हक है महिला के नाम पे या महिला एंड पुरुष दोनों के नाम पे, जैसे महिला का नाम सबसे पहला है, उस हर मकान में टॉयलेट भी है, हर मकान में गैस भी है, हर मकान में पीने का पानी भी है। ये सब तमाम सारी सुविधाओं के साथ 48 लाख से ज्यादा लोगों को मकान हम पिछले 5 सालों में दे चुके हैं और बाकी भी पूरा करने की पूरी हिम्मत रखते हैं। और ये सारा संभव हो चुका है कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड। हमारा इसका जो पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी, एक मकान के बारे में प्रोग्रेस मैं अपने स्क्रीन पे देख सकता हूँ। टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है जिसकी वजह से हम कोई झुठला नहीं सकता कि हमारा मकान नहीं बना। कोई एक ही जगह मकान को 2 बार नहीं दिखा सकता है, क्योंकि एवरी हाउस इज योर टैग। जो पेमेंट्स होते हैं सारे के सारे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, उसमें कोई गलत काम नहीं कर सकता। जो हमारे जो बैंकों के माध्यम से भी हम जो लोन देते हैं, उस लोन को कंप्लीटली आईटी बेस एक क्लैब सिस्टम ने बना रखा है जो कि स्ट्रेसेस को मॉनिटर करता है। बैंक में आप अप्लाई करने से लेकर जब आपको लोन पहुंचता है, हर एक स्तर पे हमारी कंप्लीट मॉनिटरिंग आईटी बेस सिस्टम को होती है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमें इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसका ये सारा लाभ हो रहा है। और इसी बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं ला सकते इतने बड़े काम के साथ, और हमने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज किया। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज में दुनिया के तमाम सारे देशों से 54 अलग अलग टेक्नोलॉजी आई, उनमें से 6 टेक्नोलॉजी हमने सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक जोन में एक ऐसे डिमोन्स्ट्रेशन के लोग लाएं। आगे हम फिर और बढ़ेंगे। तो 6 हमने, और वो 6 जगह भी हमने सेलेक्ट किया चैलेंज के माध्यम से। चेन्नई साउथ, इंदौर सेंट्रल में, लखनऊ नॉर्थ में, रांची ईस्ट में और अगरतला नॉर्थ ईस्ट में। इन जगहों पे 6 अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजी को हमने इस साल की शुरुआत, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि 1 जनवरी 2021 की शुरुआत हुई जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नींव रखा इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का, जहां पे 6 नए किस्म की टेक्नोलॉजी, जो रांची में टेक्नोलॉजी है, वहां पे से लेगो, आप जानते हैं लेगो जैसे एक घर बना करके एक के ऊपर रखते चले जाते हैं। और ऐसी 14 मंजिल की बिल्डिंग, 6 मंजिल से लेकर 14 मंजिल की बिल्डिंग, 1000 से ज्यादा मकान मुश्किल से 8 महीने में बनकर के तैयार हो जाएंगे। ये होती है नई टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी केवल स्पीड की नहीं है, ये टेक्नोलॉजी रिसोर्स एफिशिएंसी की, कितना पानी का प्रयोग हुआ, कितना मटेरियल का प्रयोग हुआ, ये इतनी अच्छी रिसोर्स एफिशिएंसी, कॉस्ट की जो कैसे इफेक्टिव इसको कर सकते हैं, कैसे ये हमारी क्लाइमेट रेजिलियंट हो सकती है। ये सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस टेक्नोलॉजी को सीखने की जरूरत है। और इसको सीखने के लिए हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया,
वो प्रोग्राम हमने रखा, उसका नाम रखा टेक्नोग्राही। एनीबडी, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाला बंदा हो, नॉन टेक्नोलॉजी वाला बंदा है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है, तो हमारे मिनिस्ट्री के हाउसिंग फॉर ऑल के उस पे जाइए, पोर्टल पे जाइए, वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, अपने आप को इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने के बाद वहां पे जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं सारा का सारा आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। अगर आप जाके ऑन साइट देखना चाहते हैं, आपको वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे IIT है, चाहे NIT के साथ हमने टाइप कर रखा है, आपको बताएंगे, जाकर के दिखाएंगे कि कैसे काम हो रहा है, और एक एक स्टेज के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये सारी 6 टेक्नोलॉजी को पूरे देश के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस के, IITs के, NIT के, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, हर एक को, जो हमारे सरकारी, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे लोगों को जोड़ने का इसका प्रयास किया गया, ताकि आप सीखें और इस टेक्नोलॉजी, जो हमारे देश की टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे देश की टेक्नोलॉजी हम बनाए। क्योंकि आने वाले समय में जो हमारा इतना सारा कंस्ट्रक्शन होना है, ऐसा ही कंस्ट्रक्शन होना है जिससे कि हम लोग रिसोर्सेज को सही तरीके से उपयोग करें, हम तेजी से काम को कर सके, हमारा पैसा उसमें ब्लॉक न रहे, और उसका सारा लाभ लोगों तक हम पहुंचा सके। और यही नहीं, बल्कि वो सारे जो 4 टेक्नोलॉजी आए थे, उन 4 टेक्नोलॉजी के बारे में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम रखा नवरीत। ये न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इन्फॉर्म कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाउसिंग। ये नवरीत प्रोग्राम, जो कि हमारा SPA दिल्ली, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली, और BMPTC, इन दोनों के सौजन्य से इस कार्यक्रम को किया गया, जिससे हम 1 हफ्ते के भीतर आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी, जो सारी 54 टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दें, एक सेंसिटाइज करें, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे जो रिसर्चर्स, हमारे जो लोग हैं, वो देखें कि क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे टेक्नोलॉजी, और फर्दर उसके अंदर घुसे, ताकि उन टेक्नोलॉजी को अपने देश की टेक्नोलॉजी बना सके। यही नहीं, बल्कि हमने 5 जगह पे, 4 IIT में और एक हमारा जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है CBRI, उनका जो जोरहाट में सेंटर है, एक IIT चेन्नई, IIT मद्रास इसको कहते हैं, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर और IIT रुड़की, 4 तो IIT, और 5वीं हमारी जो जोरहाट में CBRI। यहाँ पे हमने बनाया आशा, एफोर्डेबल सस्टेनेबल एक्सेलरेटर्स, हाउसिंग एक्सेलरेटर, आशा इंडिया के नाम से ऐसे प्रोग्राम अमेरिका में चलते थे। हमने देखा कि तमाम सारी, कुछ एक यूनिवर्सिटी में ऐसे एक्सेलरेटर चलते हैं, हमने इनको रखा कि इसको हम अपने देश में ऐसा बनाए कि जिससे कि नई किस्म के मटेरियल, हम कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में जो मटेरियल है, अरुणाचल में जो मटेरियल यूज होता है, क्या वो मटेरियल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी यूज होगा? बिल्कुल नहीं। अरुणाचल का मटेरियल कुछ और होगा, गाजियाबाद में कुछ और होगा, जो हमारे कोस्टल एरिया कुछ और होगा, हमारे आइलैंड में कुछ और होगा। देश इतना बड़ा है, इतने विविधताओं का, हमें क्या टेक्नोलॉजी, कैसे किस्म का हमें बिल्डिंग मटेरियल चाहिए जो कि लोकली अवेलेबल हो और वो बेस्ट स्ट्रेंथ रखता हो, वहां के लिए मोस्ट सुटेबल हो। हम ऐसा क्या कुछ करेंगे जिससे कि नए किस्म के प्रोसेस डेवलप करें, जिससे कि तेजी से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करें। इन चीजों को हम लोग मार्केट रेडी करके ले आए। ये हमारा आशा का प्रोग्राम इससे 5 जगह चालू किया। और हमारा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर बहुत जोर नहीं दिया गया था, पहले बार माननीय प्रधानमंत्री के कहने पर हमने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस हमने किया था 2019 में, और फिर 2022 में इसको करेंगे, जिसमें दुनिया भर के लोगों को बुलाएंगे, दिखाएंगे कि हमारे देश में ये नए किस्म के टेक्नोलॉजी या प्रोसेस या बिल्डिंग मटेरियल्स बने हैं, और आपसे हम सीखेंगे, दुनिया से सीखेंगे। हमें ये सीखने के लिए जो सारी की सारी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ बैठ करके एक दूसरे से सीखेगी कि हम कैसे आगे आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन की चुनौती को उसको एड्रेस कर सके। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका जो जिक्र किया था डॉक्टर PS राणा ने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम जो किसी कंस्ट्रक्शन के परमिशन को लेकर इतना ज्यादा जूझते रहते, आज आपको मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो कंस्ट्रक्शन परमिट था, इसमें 2015 में हमारा दुनिया के देशों में 186 स्थान था, 180। केवल दिल्ली और बॉम्बे का रिव्यू करता है, जो बड़े हमारे मेट्रोपोलिस है, वर्ल्ड बैंक रिव्यू करता है, उस रिव्यू के आधार पर हमारा स्थान था 186 दुनिया के 190 देशों में। और पिछले साल जो हमारा जो उनका वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कंस्ट्रक्शन परमिट में, हमारा 27वां स्थान था, 27th। दैट इज द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द काइंड ऑफ रिफॉर्म्स व्हिच हैज बीन डन ओवर द लास्ट 4-5 years, कि उसको वर्ल्ड बैंक ने रिकॉग्नाइज किया। उन्हें हम ऐसे नहीं बता सकते, उनके लोग इसका जो जाके ग्राउंड पे देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, समझते हैं, और पूरे सिस्टम को पूरे दुनिया के हिसाब से कंपेयर करते हैं। 159 प्लेसेस का जंप हुआ हमारा इन द लास्ट 5-6 प्लेसेस। और अभी उनका 3 मई को आने वाला था, रिजल्ट आने वाला था पिछले 2021 का, अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से टल गया।
आगे आने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब इस बार हमारा पोजीशन 20 के अंदर होगा और हमने इंप्रूवमेंट किया। और ऐसा नहीं कि केवल इसको दिल्ली बॉम्बे के लिए, आज हिंदुस्तान के 2308 शहरों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन परमिट लागू किया गया। हमारा लक्ष्य था कि हम इसे मार्च 2020 तक 100% कर दे, लेकिन इस बीच में जो हमें कोविड के जो 2 अलग अलग झोंके झेलने पड़े, इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा और विलंब होगा, हो सकता है हम दिसंबर तक करें, लेकिन हम चाहते हैं कि 100% सारे शहरों में लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, ये भी हमारी लर्निंग है। मिनिमम फिजिकल कांटेक्ट, आप बैठे बैठे घर से अप्लाई करिए, घर पे जो क्वेरी है उसको जवाब दीजिए, और आप उसका जो जितने सारे किस्म के उसके जो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हैं, जितने सारे अप्रूवल्स हैं, वो सारे सीमलेसली सभी जगह से हो जाए, और उसके बाद आपको परमिशन भी किसी को दस्तखत करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो हमारा IT एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ आपका नक्शा पास होकर के आपके पास आ जाए। ऐसी व्यवस्था जो देश में लागू करने के लिए, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते थे। जब मैंने जो इस मंत्रालय में मैं एडिशनल सेक्रेटरी था, जब इस चैलेंज को हम लोगों ने 2015 में लिया कि इस देश को बदलना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, लोग कहते थे हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें इतना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आज हम कहते हैं क्यों नहीं हो सकता है। आज जिस बात को हिंदुस्तानी ठान ले वो काम हो सकता है। और आज जो कोविड ने हमें जो चैलेंज दिया है, उस चैलेंज को देखते हुए अब और हमारी इसके बारे में कमिटमेंट, प्रतिबद्धता और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। जो हमें एक और बात का जो जिक्र किया, डॉक्टर राणा ने भी जिक्र किया और हमारा डॉक्टर स्वरूप ने भी जिक्र किया, वो जिक्र किया उन्होंने जो लेबर के बारे में। एक भयानक स्थिति हमें पिछले बार जो पिछला झोंका आया था, जो हमारा कोविड का वैश्विक महामारी का, उसमें देखा कि तमाम सारे लोग शहर छोड़ करके गांव जाने लगे। उस समय जब दुनिया जूझ रही थी कोविड के साथ, देश में आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प लिया गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, और उस समय हमारे मंत्रालय के द्वारा एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया है। इट इज अफोर्डेबल एज ए रेंटल हाउसिंग, इट इज नॉट ओनरशिप हाउसिंग। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ओनरशिप हाउसिंग है, इट इज ए रेंटल हाउसिंग, इट्स ए कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार की अवधारणा की गई, और आज मुझे खुशी आपको बताते हुए कि हमारे लगभग 80,000 ऐसे जो है रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए, ऐसे हमारे 80,000 बनाने के लिए लोगों ने अलग अलग जगह संकल्प कर लिया। अगला जो उसके अलावा जो हमारा मॉडल 1 में लगभग 4,500 जो पुराने बने मकान थे वो कन्वर्ट हो रहे हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज आ रही है। काफी बड़ी संख्या, हमारा लक्ष्य है कि हम इसको अगले साल तक लगभग 2.5-3 लाख तक ऐसे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, जहां पे चाहे हमारे स्टूडेंट्स आते हो, गांव से आते हो, छोटे शहरों से पढ़ने लोग, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, ऐसे तमाम सारी जगह जो आते हैं उनको जगह मिल सके। ऐसे हमारे जो तमाम सारी जो लोग काम करने आते हैं, कामगार आते हैं, उनको जो है वहां पे जगह मिल सके। ऐसी ये पूरी व्यवस्था अर्बन माइग्रेंट के लिए, अर्बन पुअर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या अन्य लोगों के लिए ऐसे रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो देश में आज तक नहीं था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऑलरेडी चंडीगढ़ में करीब 17 लोगों का रेंटल हाउसिंग का कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन जो बात आपने कही, इस बात को जोड़ते हुए हमें ये सोचना है, मैं आपको एक थॉट मैं आपको दे रहा हूं, हमें ये सोचना है कि क्या हम इतने बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कहीं पे हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कहीं बहुत बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, NHI के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहां हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बड़ी संख्या में लेबर को लेकर के, और वो लेबर माइग्रेटरी लेबर होता है, दूर से आता है लेबर आता है, और उसको लेबर को रहने के लिए बहुत ऐसी उनको अच्छी व्यवस्था, एक क्योंकि वो भी हमारे जैसे, हम उनकी जरूरतें हमारी जैसी, क्या हम उनको अच्छी रहने की व्यवस्था नहीं दे सकते? वही लेबर जो लेबर को रहने की व्यवस्था है, क्या बाद में, क्योंकि जहां भी अगर यूनिवर्सिटी बनती है, हॉस्टल्स बनते हैं, कॉमर्शियल सेंटर बनते हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनती हैं, और तमाम किस्म के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, बाद में वहां पे इतने सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। वहां पे जब वहां पे रहने के लिए वहां पे तमाम सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि किसी को फल बेचने वाले को, सब्जी बेचने वाले को, सैनिटेशन सब सर्विसेज के लिए, लॉन्ड्री सर्विस के, तमाम सारे सर्विसेज के, और वो लोग कहाँ रहते हैं? आप जाकर के देखिए पूरे, अगर एक बार जब इस कोविड के बाद जब घूमता हूं तो मुझे नजर आता है कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बगल में झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है। क्यों बनी है? क्योंकि वहां पे सस्ते में, चाहे वो सरकारी जमीन हो, प्राइवेट जमीन हो, वहां लोग बस जाते हैं, और बस करके वहीं पे अपनी जिंदगी के साथ एक कंप्रोमाइज कंडीशन में लोग रहते हैं। क्या हम वहां पे इनके लिए कॉम्प्लेक्सेस नहीं बना सकते? और वो कॉम्प्लेक्सेस बनाए, पहले लेबर उसमें रहे। कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स बनाने के पहले सबसे पहले लेबर का कॉम्प्लेक्स बने, अच्छी कॉम्प्लेक्स बने, और वहां पे लेबर रहे,
और लेबर को रहने के बाद जब वो लेबर वहां से चली जाती है, वहां पे उन लोगों को जो कि हमारे सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको रेंटल हाउसिंग के तौर पे दिया जाए। रेंटल हाउसिंग के तौर पे एक अफोर्डेबल रेंटल हो, ये चाहे वो हमें लॉन्ड्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, हेल्पिंग तमाम किस्म की सर्विसेज हमें देते हो लोगों को, और उनसे उनकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी। उन्हें बच्चों को स्कूल मिलेगी, उन्हें बच्चों को हेल्थ की सुविधाएं मिलेगी, उन्हें बच्चों को और तमाम सारी सुविधाएं मिलेगी, और देश के अर्थव्यवस्था में और ज्यादा वो लोग योगदान कर सकेंगे। दैट इज द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मैं ये आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, आप सोचिए कि इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसके बारे में हमारे मंत्रालय द्वारा हम लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि कैसे इस चीज को हम लोग लागू करें कि जहां भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं वहां पे पहले जो हाउसिंग, सबसे पहले हाउसिंग लेबर के लिए बनाई जाए और लेबर की हाउसिंग बाद में कन्वर्ट हो जाए, वहीं पे सर्विसेज देने वाले उनके लिए रेंटल हाउसिंग के तौर पे कन्वर्ट हो जाए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चैलेंज है जो एक नई सोच को आगे बढ़ाएगा। जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्लाइमेट रिजिलियंस। ये हमारी जो महामारी आई है, जो वैश्विक महामारी है, इसके साथ वो क्लाइमेट कंडीशंस के साथ एक नया चैलेंज आता है। तो क्लाइमेट रिजिलियंस, हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या क्या चीज करेंगे जिससे पानी के बारे में, एयर क्वालिटी के बारे में, हमारे अन्य तमाम सारे रिसोर्सेज, हमारी जो अर्थ की क्वालिटी है उसके बारे में हम क्या करें कि हमारे डेवलपमेंट के साथ उसको हम लोग, उसकी जो विभीषिका है उसको हम नया चीज पैदा करें। अदरवाइज इट बिकम्स ए वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग। उस हैबिटेट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, जो कि तमाम किस्म की जो चैलेंजेस जो हमारे होते हैं, जो अननोन इवेंट्स होते हैं, उस प्रकार से तब्दील होता है। तो हम इसको कैसे क्लाइमेट रिजिलियंस एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचने की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कोविड का जो एक महामारी का जो हमने पिछले, आपने बताया कि करीब 1-1.5 साल से पहले, 1-1.5 साल क्या, पहले शुरुआत के 3-4 महीने के बाद तो फिर हमने धीरे धीरे अर्थव्यवस्था खोल दी, सारा का सारा चीज नॉर्मलाइज होने लगा। एकाएक अप्रैल के महीने में फिर से उसमें ब्रेक लगा, और ब्रेक लगने के बाद राज्यों ने कुछ जगह पे अपने लॉकडाउन चालू किए। लेकिन कि ये जो हमारा लॉकडाउन का सिलसिला है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, जैसे कि हमारी स्टेटिस्टिकल डाटा दिख रहा है। तो ऐसे हालात में हम ये सोचने की जरूरत है कि आने वाले समय में हम कैसे अपने आप को तैयार करें। एक बड़ी अच्छी बात डॉक्टर स्वरूप ने कही कि जो हमारे रूरल एरिया में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप करें, कैसे हमारे जो तमाम किस्म के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको हम लोग जो मौका देंगे जिससे कि वो जगत के काम को कर सके। ये सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को, ऐसा नहीं कि इनका सोल्यूशन नहीं है, जब एक बार हम ढूंढना चालू करेंगे, मैंने कहा ये हमारे देश की जीविका है कि जब कभी कोई बहुत मुश्किलात आए हैं तो हम एक ऐसा सोल्यूशन लाए जो कि दुनिया भर ने उसको एक्सेप्ट किया है। हमेशा ये ऐसा होता रहा, और एक बार दोबारा हम अगर इसको सोचेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में, ऐसा हम क्या करें कि जैसे कि हमारे लोग स्किल हो सके और स्किल होकर के वैसा काम करें जो कि हमारे इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्क हो, और हर एक हम लोग सारे लोगों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट करके अपनी व्यवस्था के साथ जोड़ें। तो मैं समझता हूं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इजाफा होगा। जो जरूरत हम करें चाहे न करें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो बढ़ेगा। वो हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात यह कि हम कैसे उसको और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जो कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन को और बेहतर बना सकते हैं, विदाउट अपने रिसोर्सेज को चैलेंज किए हुए, विदाउट अपनी व्यवस्था को चैलेंज किए हुए कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा जो सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूं कि इतने विद्वान लोग जो बैठे हैं, इतने अनुभवी लोग जो आज बैठे हैं इस पूरे आज के कॉन्फ्रेंस में, जो सोचेंगे कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में, निश्चित तौर पे नई चीजें निकलेंगी। और वो जो चीजें निकलेंगी, मैंने सबसे निवेदन किया स्वरूप साहब से कि उसको एक समराइज करके आप हमें मंत्रालय से जरूर शेयर करिए। डेफिनेटली दैट विल हेल्प अस इन वर्किंग ऑन द आइडियाज व्हिच विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। इनफैक्ट अभी मैं हाल में एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, हमारी मीटिंग थी जर्मनी के साथ, और हमारे जो काउंटर पार्ट जर्मनी के जो सेक्रेटरी थी, उनको स्टेट सेक्रेटरी कहते हैं, और उनसे जो हमारे इंटरेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा कि जर्मनी में उन्होंने एक कोरोना सिटी बनाने के लिए एक चैलेंज जारी किया है। ऐसा सिटी कि कोरोना है तभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आइडिया अच्छी लगी, मैंने मैडम से कहा कि आप इसको कृपया जो आपके चैलेंज के बाद रिजल्ट आएगा हमें शेयर करिए, हम भी इस आधार पर सोच सकते हैं। मैं ये भी आपको बताता हूं कि आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं, जो कुछ लोग हैं कि क्या हम ऐसा कुछ बनाए, चाहे कोरोना है चाहे कोरोना का कुछ और आए, उस शहर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर मॉडल बनेंगे तो जैसा मैंने कहा कि हमारा देश आज जिस स्टेज पे है
हम उसके दूने से ज्यादा अगले 3 दशक में करेंगे, तो आने वाले समय जो 3 दशक का हमारा डेवलपमेंट होगा इस नए रास्ते हो सकेगा, जिससे चाहे जो बीमारी आए, जो महामारी आए, हम उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे और देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं एक बार दोबारा आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद देता हूं CITC को, और आशा करता हूं कि आज का पूरा दिन का डेलिब्रेशन बहुत ही इंगेज होगा, बहुत ही एक्टिव होगा और बहुत कुछ उससे लर्निंग होगा। धन्यवाद। जय हिंद।